पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे। ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो रही थीं। लेकिन सबकी नजर ममता बनर्जी के बजाय उनके चुनावी रणनीतिकार के ऊपर टिकी थी। वह चुनावी चाणक्य शाम को एक टीवी इंटरव्यू देते हुए कहता है, I want to quit this space. I want to quit this space and I want to be on record with you. I want to quit this space, leave IPAC to be run by the leadership team of IPAC and do something else, spend time with my families. आखिर 2 मई 2021 की शाम प्रशांत किशोर अपने पेशे से संन्यास लेने की घोषणा क्यों कर रहे थे? ये वही प्रशांत किशोर थे जिन्होंने देश के लगभग सभी दिग्गज नेताओं के साथ काम किया, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने में उन नेताओं की मदद की। लेकिन क्या प्रशांत अब खुद सत्ता हासिल करना चाहते थे? दुनिया रोज बनती है कि इस एपिसोड में हम बात करेंगे मशहूर चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की। कैसे बिहार के एक छोटे से शहर से निकलकर एक लड़का यूएन पहुंचता है, दुनिया के अलग अलग देशों में काम करता है, फिर अचानक क्या होता है कि वह नौजवान अपने देश लौटता है और चुनाव जीतने की रणनीति बनाने लगता है। वह नौजवान प्रधानमंत्री बनने में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की मदद करता है और फिर 1 साल बाद ही बगावत कर अपने राज्य बिहार लौट आता है। वह बिहार के मुख्यमंत्री और उस वक्त मोदी के राजनीतिक दुश्मन नीतीश कुमार से गठजोड़ करता है और बिहार की राजनीतिक जमीन पर उसी नरेंद्र मोदी को पटकनी भी देता है। कुछ समय बाद वह नीतीश से भी बगावत कर देता है और अपनी पार्टी बनाता है, नाम जन स्वराज पार्टी। वह अपनी पार्टी को पीठ पर लाद कर बिहार जीतने अकेले निकल पड़ता है, लेकिन इस बार वह मात खा जाता है। आज के एपिसोड में हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रशांत किशोर बिहार की राजनीतिक जमीन को समझने में कहां चूक गए, क्यों बिहार की जनता ने प्रशांत को अपना नेता मानने से इनकार कर दिया। क्या प्रशांत किशोर का राजनीतिक सूर्य अब अस्त होने वाला है या फिर प्रशांत किशोर बिहार और देश की पॉलिटिकल अखाड़े में जमे रहेंगे? नमस्ते, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जिस्ट की नई पेशकश दुनिया रोज बनती है। प्रशांत किशोर पिछले कुछ सालों में भारतीय राजनीति में एक फिनोमिना की तरह उभरे। प्रशांत किशोर ने मौजूदा समय के भारत के लगभग सभी बड़े नेताओं के साथ काम किया। पीके ने नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, अमरिंदर सिंह, वाईएस जगनमोहन रेड्डी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और एमके स्टालिन जैसे नेताओं के साथ काम किया है। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में मिली हार को अगर अपवाद में गिना जाए तो बाकी हर नतीजे प्रशांत के पक्ष में ही रहे। लेकिन प्रशांत किशोर चर्चा के केंद्र में तब आए जब वह अपने गृह राज्य बिहार आकर यहां से अपनी एक नई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत करते हैं। इस दौरान वे लगातार सुर्खियों में रहे। कभी वे पत्रकारों से उलझते नजर आए तो कभी बिहार के किसी गांव में पदयात्रा करते। राजनीति करने का उनका अनोखा अंदाज ही उन्हें खास बनाता गया। मीडिया को दिए इंटरव्यू में प्रशांत किशोर बताते हैं कि उनका जन्म बिहार के सासाराम के कोनार गांव में हुआ। उनके पिताजी पेशे से डॉक्टर थे, जिसके कारण उनका तबादला होता रहा। हालांकि प्रशांत किशोर यह भी बताते हैं कि उनका घर बक्सर में है, जहां पर उनके दिवंगत माता पिता रहा करते थे। प्रशांत की पढ़ाई के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। प्रशांत भी इस बारे में बात करने से बचते हैं। बकौल प्रशांत, उनकी शुरुआती पढ़ाई गांव से ही हुई। उसके बाद उन्होंने पटना के साइंस कॉलेज से 12वीं की पढ़ाई की। उसके बाद फिर वो डीयू आते हैं और हिंदू कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, लेकिन पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। प्रशांत किशोर ने करियर के रूप में पब्लिक हेल्थ का चुनाव किया। इसी सिलसिले में वे यूनाइटेड नेशन से जुड़ते हैं। 8 साल तक यूएन में काम करने के बाद 2011 में देश लौटते हैं और गुजरात के तात्कालिक मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करते हैं। प्रशांत नरेंद्र मोदी से कैसे जुड़े, इसके बारे में बात करते हुए कहते हैं, मैं उन दिनों यूएन की तरफ से अफ्रीकी देश चाड में काम कर रहा था। उन्हीं दिनों मैंने एक रिसर्च पेपर लिखा
जिसमें मैंने बताने की कोशिश की थी कि कैसे गुजरात जैसा संपन्न राज्य मालन्यूट्रिशन यानी कुपोषण की समस्या से जूझ रहा है। मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने मुझे मालन्यूट्रिशन पर काम करने के लिए गुजरात में बुलाया। प्रशांत एक और किस्से को याद करते हुए कहते हैं, अप्रैल 2011 की बात है। मोदी जी के साथ काम करते हुए अभी 4 ही महीने बीते होंगे। मोदी जी साउथ इंडिया के मशहूर न्यूज़पेपर तुगलक के किसी प्रोग्राम में शामिल होने जा रहे थे। वहां मोदी जी की एक स्पीच होनी थी। मोदी जी का वह स्पीच मैंने लिखा। मेरा लिखा उन्हें पसंद आया। उसके बाद से मैं मोदी जी के भाषणों को भी लिखने लगा। 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। नरेंद्र मोदी तीसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इस चुनाव की सारी रणनीति प्रशांत किशोर ने बनाई थी। प्रशांत किशोर ने इस चुनाव में नरेंद्र मोदी को डेवलपमेंट मैन की तरह पेश किया और पूरे चुनाव के दौरान नई तकनीकी का खूब प्रयोग किया। पीके ने साल 2013 में अपने 3 साथियों प्रतीक जैन, ऋषिराज सिंह और विनेश चंदेल के साथ मिलकर सीएजी नाम से एक संस्था बनाई। सीएजी मतलब सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस। यही संस्था बाद के दिनों में इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक में तब्दील हो गई, जो अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रणनीति बनाती है। सीएजी ने ही 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी के व्यापक चुनाव अभियान की कमान संभाली। प्रशांत किशोर ने इस चुनाव के दौरान चाय पर चर्चा, रन फॉर यूनिटी, मंथन जैसे कई सफल प्रोग्राम चलाए। नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत दर्ज की। इस चुनाव में मोदी की लोकप्रियता के साथ साथ प्रशांत किशोर भी पूरे देश में लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच गए। प्रशांत किशोर चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी अपने प्रशासन तंत्र में चयनित अफसरों के बजाय बाहर से आए पेशेवर विशेषज्ञों को शामिल करें। टेक्निकल लैंग्वेज में इस प्रक्रिया को लैटरल एंट्री कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी लैटरल एंट्री के पक्ष में नहीं थे। इसी मुद्दे पर प्रशांत ने अपना रास्ता नरेंद्र मोदी से अलग कर लिया और अपने गृह राज्य बिहार लौट आए। नवंबर 2014 की बात है। पीके और नीतीश कुमार की मुलाकात जेडीयू के राज्यसभा सांसद पवन वर्मा के घर में हुई। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को 2014 के लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिली थी। हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वे अपने पुराने दोस्त और बाद के राजनीतिक शत्रु लालू यादव से दोबारा गठजोड़ कर रहे थे। 2 जून 2015 को प्रशांत किशोर बिहार लौटते हैं। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में पीके और उनकी टीम नीतीश लालू के गठबंधन के पक्ष में काम करती है। नीतीश लालू का गठबंधन इस चुनाव में नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोक देता है। इस चुनाव में पीके ने 7 निश्चय योजना जैसे कार्यक्रम पर काम किया, जो बेहद सफल रहा। पीके की टीम ने इस चुनाव में एक नारे को भी मशहूर किया था, फिर एक बार नीतीश कुमार। प्रशांत किशोर बिहार में भी लैटरल एंट्री वाली व्यवस्था बनाना चाहते थे। नीतीश कुमार ने पीके की सुनी भी और बिहार विकास मिशन नाम से एक संस्था भी बनाई, लेकिन यह सुचारू रूप से चल नहीं सकी। प्रशांत उसके बाद बिहार को छोड़कर चले गए। 2016-17 में प्रशांत और उनकी टीम ने कांग्रेस के साथ यूपी और पंजाब में काम किया। यूपी में प्रशांत किशोर की रणनीति काम नहीं आई। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को केवल 7 सीटें ही मिल सकीं। चुनावी रणनीतिकार के रूप में यह प्रशांत किशोर की पहली और आखिरी हार थी। हालांकि पंजाब में प्रशांत सफल रहे और वहां कांग्रेस की सरकार बनी। पीके ने बिहार वापसी की। 16 सितंबर 2018 को प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, लेकिन प्रशांत ने अपने पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का काम नहीं छोड़ा। 2019 में उन्होंने आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के लिए काम किया। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस को 2019 में हुए आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत हासिल हुई। 2020 में प्रशांत ने अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी के लिए चुनावी रणनीति तैयार की। अरविंद केजरीवाल ने भारी बहुमत से दिल्ली में सरकार बनाई।
प्रशांत ने जितनी पार्टियों के साथ काम किया उन्हें भारी बहुमत मिला और 2017 जब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में हारी तो उसे मात्र 7 सीटें मिली। शायद इसीलिए प्रशांत अपनी पार्टी के लिए भी अर्श पर या फर्श पर रहने की बात करते हैं। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में पीके का अरविंद केजरीवाल के साथ काम करना ही नीतीश कुमार से अलग होने का बुनियादी कारण बना। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का बीजेपी के साथ गठबंधन था, जिसके मुखिया थे नीतीश कुमार। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मुकाबला बीजेपी के साथ था। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जेडीयू भी बीजेपी के सहयोगी के रूप में मैदान में थी। बीजेपी ने जेडीयू को 4 सीटें दी थीं। अब हो ये रहा था कि जेडीयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर अरविंद केजरीवाल की मदद कर रहा था। नीतीश से अलग होने का एक कारण यह भी था कि संसद में नीतीश की पार्टी जेडीयू ने CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का समर्थन किया था। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के इस फैसले से सहमत नहीं थे। वे खुलकर नीतीश के इस फैसले की आलोचना करने लगे। द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, राजनीति में मूल्य होने चाहिए, सिर्फ सत्ता के लिए हर नीति का साथ देना ठीक नहीं और मैं सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता। 29 जनवरी 2020 को जेडीयू ने पार्टी के अनुशासन का उल्लंघन करने और राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने का हवाला देकर पीके को पार्टी से निष्कासित कर दिया। पार्टी से निष्कासन होने के बाद प्रशांत किशोर ने ट्वीट करके नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा, प्रिय नीतीश जी, शुक्रिया, आप किसी भी कीमत पर बिहार के मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, आपकी कामना पूरी हो। इसके बाद नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के रास्ते अलग हो गए। प्रशांत ने बिहार में बात बिहार की नाम से एक मुहिम चलाने की कोशिश की, लेकिन प्रशांत को अधिक सफलता नहीं मिली। साल 2020 के मई जून की बात है। नीतीश कुमार से अलग होने के कुछ ही महीने बाद प्रशांत किशोर ने अपनी टीम के साथ बंगाल का रुख किया। दरअसल 2021 में बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं किया था। ममता बनर्जी ने 2021 के विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए प्रशांत किशोर को चुना। 2021 का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प रहा। भाजपा ने बेहद आक्रामक चुनाव प्रचार किया। ऐसा माना जाने लगा कि इस चुनाव में बीजेपी और टीएमसी में कांटे की टक्कर है। ममता बनर्जी की तरफ से खेला होबे का नारा दिया गया। यकीनन यह नारा प्रशांत किशोर की टीम ने तैयार किया था। यह नारा काम कर गया। बंगाल में खेला हो भी गया। 2 मई 2021 को नतीजे आए। ममता बनर्जी को डिसाइसिव बहुमत मिला। वह तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन रही थीं। लेकिन कहानी तब और दिलचस्प हो गई जब प्रशांत किशोर ने एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के पेशे से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। अप्रैल 2022 में प्रशांत किशोर ने कांग्रेस आला कमान के सामने 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक रोड मैप रखा। कांग्रेस आला कमान को प्रशांत का आइडिया तो पसंद आया, लेकिन प्रशांत ने जो शर्त रखी उसे पार्टी ने मानने से इनकार कर दिया। 5 मई 2022 को पटना में प्रशांत किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर जन सुराज अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर 2022 को गांधी आश्रम भितिहरवा, पश्चिम चंपारण से जन सुराज पदयात्रा की शुरुआत की। इस पदयात्रा में प्रशांत किशोर और उनकी टीम ने बिहार के 5000 से अधिक गांवों का दौरा किया। इस पदयात्रा के 3 थीम थे। पहला, बिहार के सामाजिक और राजनीतिक विकास के लिए जनता से संवाद। दूसरा, स्थानीय मुद्दों की पहचान और उनके समाधान के लिए एक रोड मैप बनाना। और तीसरा, बदलाव के लिए एक नया राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत करना। पद यात्रा के दौरान प्रशांत ने बिहार की जनता से अनोखे अंदाज में संवाद किया। वे अपनी सभाओं में आए लोगों से सवाल करते,
उन्हें वोट का सही उपयोग नहीं करने का हवाला देकर फटकार लगाते। पीके ने इन पदयात्राओं के दौरान बिहार की राजनीति में प्रवासी मजदूर, बदहाल शिक्षा और भ्रष्ट अफसरशाही जैसे मुद्दों पर बेबाकी से बोला। प्रशांत लोगों तक अपना नैरेटिव पहुंचाने में सफल हो रहे थे। 2 साल की पदयात्रा के बाद 2 अक्टूबर 2024 को पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में प्रशांत किशोर ने एक नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। नाम जन सुराज पार्टी। पार्टी का पहला अध्यक्ष मनोज भारती को बनाया गया। मनोज भारती दलित समुदाय से आते थे। पार्टी ने ऐलान किया कि वह अगले साल यानी कि 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी और बिहार की जनता के सामने एक नया और बेहतर विकल्प प्रस्तुत करेगी। दिसंबर 2024 को प्रशांत किशोर ने पटना में हो रहे छात्रों के आंदोलन में भाग लिया। दरअसल 13 दिसंबर को बिहार सरकार ने बीपीएससी की परीक्षा का आयोजन किया था। छात्रों ने परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया। छात्र दोबारा परीक्षा कराने की मांग को लेकर धरनारत थे। प्रशांत किशोर ने इन छात्रों से मुलाकात की और धरने पर बैठे छात्रों को लेकर गांधी मैदान पहुंचे। प्रशांत किशोर ने वहां एक जोरदार भाषण दिया और छात्रों के साथ मुख्यमंत्री आवास की ओर पैदल मार्च करने के लिए निकल पड़े। मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचने के बाद छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई। दावा किया गया कि जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तब प्रशांत छात्रों को छोड़कर वहां से निकल गए। प्रशांत के कई वीडियो आए जहां वे छात्रों से बहस करते नजर आए। इस विवाद से प्रशांत किशोर की छवि को नुकसान पहुंचा। प्रशांत किशोर ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की और पटना के गांधी मैदान में गांधी जी की प्रतिमा के सामने आमरण अनशन पर बैठ गए। प्रशांत किशोर को 6 जनवरी 2025 की सुबह धरना स्थल से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें एम्स ले जाया गया। उसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें बिना शर्त रिहा कर दिया गया। 11 अप्रैल 2025 को प्रशांत किशोर की पार्टी की पहली रैली पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित की गई। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि इस रैली में 5 लाख जन सुराजी कार्यकर्ता शिरकत करने वाले हैं। रैली को लेकर खूब तैयारियां हुईं। पीले झंडे से पूरे गांधी मैदान को भर दिया गया, लेकिन यह रैली बुरी तरह फ्लॉप रही। रैली में महज 50,000 लोग ही आए। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि जन सुराज के कार्यकर्ताओं को पटना की प्रशासन ने गांधी मैदान में पहुंचने ही नहीं दिया। प्रशांत किशोर ने अपना भाषण नहीं दिया, वे मात्र 10 मिनट बोले। प्रशांत ने गरजते हुए कहा, इसी गांधी मैदान में आपने देखा होगा, यही गांधी जी के मूर्ति के नीचे ये प्रशासन वाले रात में नीतीश के ये अफसर रात में मुझे पकड़कर जेल में बंद करने आए थे, क्योंकि बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे। कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। उस दिन मैंने कहा था फैसला गांधी मैदान में ही होगा। द इंडियन एक्सप्रेस के मशहूर पत्रकार संतोष सिंह अपनी नई किताब जेपी से बीजेपी में लिखते हैं, यहां प्रशांत अपरिपक्व नेता दिखे। अगर कोई दूसरा नेता होता तो इस रैली में और अधिक बोलता। जब नीतीश कुमार ने लालू यादव से अलग होकर समता पार्टी बनाई थी तो नीतीश ने उसी साल अक्टूबर में इसी गांधी मैदान में एक रैली की थी। कुल 25,000 लोग ही इस रैली में आए। फिर भी नीतीश ने इस रैली में खूब बोला। तब क्या नीतीश ने रत्ती भर भी सोचा होगा कि वे आज़ाद भारत की राजनीति में सबसे अधिक समय तक राज करने वाले मुख्यमंत्री बनेंगे? जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव आता गया, प्रशांत किशोर का शोर थमता गया। प्रशांत ने बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई गंभीर आरोप लगाए। यह मुद्दा विवादों में अधिक रहा, जबकि चुनाव तो बूथों पर जीते जाते हैं। नीतीश ने जैसे ही जीविका से जुड़ी महिलाओं को 10,000 रुपए की मदद की घोषणा की, प्रशांत किशोर की बची खुची राजनीतिक जमीन भी चली गई। प्रशांत महात्मा गांधी को अपना राजनीतिक आदर्श मानते हैं।
लेकिन इस चुनाव में वे लगातार कहते रहे कि जैसे ही जन सुराज की सरकार बनेगी 15 मिनट के भीतर ही शराबबंदी पर लगे सारे प्रतिबंध खत्म हो जाएंगे। यही सवाल जब तेजस्वी से पूछा गया तो तेजस्वी ऐसा कहने से बचते रहे। प्रशांत किशोर का बड़बोला होना ही उनके लिए परेशानी का सबब बना। वे स्वच्छ राजनीति की बात करते थे, लेकिन उन्होंने भी अपनी पार्टी में कई ऐसे लोगों को टिकट दिया जिनकी छवि दागदार है। प्रशांत लगातार अपने इंटरव्यू में कहते रहे कि उन्हें जन आंदोलनों में यकीन नहीं है, लेकिन प्रशांत यह भूल गए कि बिहार की राजनीति में जन आंदोलनों की बड़ी भूमिका रही है। चाहे वो 1917 में किया गया महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हो या फिर 1974 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया संपूर्ण क्रांति आंदोलन। द इंडियन एक्सप्रेस के चीफ एडिटर राजकमल झा ने बिहार के बारे में लिखा है, बिहार एक ऐसा भूभाग है जो क्रांतियों और आंदोलनों के अवशेषों से कुछ ज्यादा ही दागदार है। प्रशांत का आंदोलनों में ना यकीन करना उन्हें पूंजीवादी राजनीति का तमगा देता रहा, जबकि बिहार की राजनीति हमेशा से समाजवादी विचारधारा के केंद्र में रही है। प्रशांत किशोर ने बिहार में दिल्ली मॉडल लागू करने का प्रयास किया। प्रशांत उसमें असफल रहे। वैचारिक स्पष्टता का अभाव भी था कि जन सुराज के प्रत्याशी नामांकन करने के बाद मैदान छोड़ने लगे और दूसरे दलों का समर्थन करने लगे। प्रशांत किशोर ने गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया कि उनके प्रत्याशियों को डराया जा रहा है, लेकिन प्रशांत की कोई तरकीब काम नहीं आई। दूसरों को चुनाव जीतने की तरकीब बताने वाले प्रशांत ने खुद चुनाव नहीं लड़कर जनता का और भरोसा गंवा दिया। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत और उनकी पार्टी को करारी शिकस्त मिली। प्रशांत किशोर यकीनन यह समझ गए होंगे कि सियासत केवल नारे से नहीं चलती, उसके लिए नैरेटिव और विचार का होना बेहद जरूरी है। लेकिन सियासत में किसी नेता की हार के बाद उसका राजनीतिक मरसिया पड़ देना बेहद बचकाना है। महान शायर मीर तकी मीर का शेर है कि इब्तिदाए इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो यह प्रशांत किशोर की कहानी थी जिसे लिखा था हमारे साथी शुभम ने। हम फिर मिलेंगे दुनिया रोज बनती है कि अगले एपिसोड में किसी दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए जिस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।